ये आपको ये स्क्रीन शेयर ना हो तो प्लीज मुझे बता देना जल्दी से। एक बार हमने इससे पहले एक चैप्टर किया था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का 5 मिनट का रिवीजन और फिर हम चलेंगे कार्डिनल थ्योरी पे। सो हु हैज डिवाइज्ड दिस कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली क्या है कि हम सबसे पहले डिमांड का लॉ पढ़ेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे and we will try to understand with the help of this diagram only. So in this diagram you can see, ये एक डायग्राम है आपका। दिस इज डिमांड का। ये डायग्राम जो होता है ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस डायग्राम को अगर और क्लियर समझना हो तो मैं इसके लेफ्ट में बना रहा हूं, बिल्कुल प्राइस और क्वांटिटी के साथ। तो यू कैन सी कि एक्स एक्सिस पे हम प्राइस को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम क्वांटिटी को लेते हैं। और मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। प्राइस यहां पे आएगा और क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, मान लो प्राइस 5 रुपीज थी किसी कमोडिटी की, तो आप कितनी डिमांड करते थे? आप डिमांड करते थे 20 यूनिट्स की। अब इसकी प्राइस अगर 4 रुपीज हो गई तो आपकी डिमांड बढ़ के मान लो 30 हो गई। तो जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो ऐसा बनेगा ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डिमांड आपकी इतनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। प्राइस अगर और बढ़ जाए, 6 रुपए हो जाए, तो डिमांड और कम हो जाएगी। तो आपका डिमांड कर्व थोड़ा और इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है आपका? लॉ ऑफ डिमांड एक बेसिक सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या? सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अभी अदर थिंग्स क्या है इसकी भी बात कर लेंगे थोड़ी देर में। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, इंक्रीज को ऊपर के एरो से दिखा रहा हूं मैं, तो क्या होता है? उसकी डिमांड, और डिमांड को हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड इसके जस्ट अपोजिट, एंड वाइसा वर्सा, यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये छोटा सा लॉ है। और इसके जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा क्या? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटेगा, अगर प्राइस कम होगा, तो उसकी जो डिमांड है, डिमांड को डिग्री से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। ये छोटा सा लॉ या छोटा सा प्रीमाइस है, आप सबको पता ही है। अब इसके लिए जो लॉ ऑफ डिमांड में हमने एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ा, वो आप सबको पता है, सेटेरिस पेरिबस। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरिस पेरिबस, इसको हम अदर थिंग्स भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये छोटा सा टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर डिटरमिनिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को या तो अफेक्ट करते हैं या उसको डिटरमिन करते हैं? डिटरमिन मतलब उसको निर्धारित करते हैं। इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? डिमांड इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई पी ओ एस डी, है ना? अब इसमें एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं प्राइस। और प्राइस को छोड़ के बाकी जो ये पोर्शन है, इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। आप सबको पता है, मुझे अच्छी तरह से बात ये नॉलेज है कि यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर कि सर ये अदर फैक्टर्स होता है। अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेगा तो सिंपल सा लॉ क्या है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही छोटा सा लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन ये अदर फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये अदर फैक्टर्स।
इसको हमें एक और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा कि सर ये अदर फैक्टर्स एक बार जल्दी से रिवाइज करा दो, ये अदर फैक्टर्स भी जल्दी से रिवाइज करा दो। तो अदर फैक्टर्स में क्या होता है, पी एक्स तो प्राइस था, तो प्राइस की तो बात ही नहीं करें हम, तो अदर फैक्टर्स की। तो अदर फैक्टर्स में है पी आर वाई टी ई, इतना होता है इंडिविजुअल डिमांड के लिए, और इसमें जोड़ दो पी ओ एस डी, ये होता है मार्केट डिमांड के लिए। इसको अलग अलग समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं अलग अलग भी समझा दे रहा हूं, और एक साथ भी, एक साथ हम इसको फैक्टर्स बोलते हैं। एक साथ अगर हम पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, और इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। ये जो फैक्टर है ये मार्केट डिमांड के लिए अफेक्ट करते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड को। देखो, आपको अगर रिपीटेटिव लगे तो थोड़ा पेशेंस रखना, मुझे पता है ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन कुछ लोगों को क्या पता ना पता हो, तो मुझे ना बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है, ताकि किसी का कुछ रह रहा हो तो उनका रिवीजन हो जाए। पी आर से शुरू करते हैं। तो पी आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? पी आर स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका टू टाइप होता है, आपको पता ही है। एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री दूसरा गुड्स। क्या? हाँ जी। और दूसरा है आपका सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये है आपका कार एंड पेट्रोल या पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, और या फिर इंक एंड पेन, इंक एंड पेन। और यहां पे क्या एग्जांपल हो सकता है, यहां पे हो सकता है कोक एंड पेप्सी, टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, है ना। अब ध्यान से देखना ये कैसे अफेक्ट हो रहा है। या माजा एंड स्लाइस, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, माजा एंड स्लाइस, दोनों ही मैंगो फ्लेवर है। अब हमने ये अज्यूम करना है कि अगर माजा का रेट पहले जो 35 रुपीज में 6 ml आता था, वो अगर बढ़ के 40 रुपीज हो जाए, और स्लाइस की प्राइस पहले भी 35 रहे और अभी भी 35 रहे, तो होगा क्या कि जो माजा के कस्टमर्स हैं बोलेगा भाई 5 रुपए हम एक्स्ट्रा क्यों होते जब दोनों का टेस्ट एक जैसा ही है। तो वो जो माजा के कस्टमर्स है वो स्विच करके स्लाइस के पास चले जाएंगे, तो स्लाइस की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और माजा की डिमांड क्या हो जाएगी, स्लाइस की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एंड माजा कंपनी की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट करता है। इसी तरीके से कंज्यूमर की इनकम है या टेस्ट है या प्रेफरेंस है, इन सब पे हमने काफी डिटेल में बात किया था। मैं सिर्फ आज एक रिवीजन करा रहा हूँ, किसी बच्चे का रह गया हो तो मैं उनको अलग से बता दूंगा। और आज से तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है क्लास की, और एक बार रिकॉर्डिंग मैं आप सबको आज भेजूंगा, आप मुझे बताना कि इसकी क्वालिटी क्या है। अगर क्वालिटी में थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो मुझे एक दो और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मुझे 2-2.5 हजार वाला कोई बढ़िया सा ईयरफोन, जो मैं अभी आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा लोकल या थोड़ा हल्की कंपनी का है, तो एक मैं माइक कोई अच्छा सा या फिर ब्लूटूथ अच्छा सा कंपनी का मंगा लूंगा, जो कि आपका ये JBL या फिर ये MI वगैरह का होते हैं, ताकि मैं थोड़ी और अच्छी क्वालिटी से रिकॉर्ड कर पाऊँ। एक बार आप लोग स्वयं बता देना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट और देखना है। ये कॉन्सेप्ट क्या था, ये कॉन्सेप्ट था कि चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लिटरली मुझे पता है, इस पे बहुत कंफ्यूजन होती है। और चेंज इन डिमांड ये किसकी वजह से होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये जो मैंने ऊपर कराया ना पक्ष परिटे और पोस्ट, अगर उसको पक्ष परिटे बोलो तो ये जो फैक्टर्स है PXPRYTE, पक्ष परिटे। तो इस पे अच्छा, एक सेकंड में आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चे मेरे मीटिंग रूम में आ गए हैं, कल से उनको समझा देंगे, आज उनको एडमिट कर लेते हैं। तो अब यहां पे देखना, ये कहता है कि भाई चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। यानी डिमांड कर्व सिर्फ एक ही कर्व पे मूव करेगा, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। यानी कि ये जो होगा ये सिर्फ
मूवमेंट करेगा, डिमांड कर्व अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा, यानी डिमांड कर्व एक ही रहेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और ना समझ में आया प्लीज आप लोग पूछना। अगर मूवमेंट नीचे की तरफ हो, डाउनवर्ड मूवमेंट, अगर मूवमेंट डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड में एक्सटेंशन हो जाना, एक्सटेंशन भी बोलते हैं या फिर इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होगा? जब डिमांड कर्व अपवर्ड मूवमेंट करेगा। और ये सब होगा किस लिए? तो मैं आपको पहले बता दूं, ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पक्ष परिटे और बाकी अदर फैक्टर्स, तो इसमें जो प्राइस है ये प्राइस की वजह से होगा, ये प्राइस की वजह से होगा। और यहां अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। और ये किसकी वजह से होगा? पहले एक बार देख लो, चेंज इन डिमांड को एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर। शिफ्ट इन डिमांड कर, जो शिफ्ट है वो दो तरह का हो सकता है, अपवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट। अपवर्ड शिफ्ट और ये डाउनवर्ड शिफ्ट। ये किसकी वजह से होगा? ये होगा, ये जो हमने लिखा ना पक्ष परिटे, PXPRYTE, तो ये तो अदर फैक्टर्स हैं आपके, और ये प्राइस है। तो ये प्राइस की वजह से नहीं होगा, ये किसकी वजह से होगा? ये होगा हमारा अदर फैक्टर्स की वजह से। देखो कितना आसान है, अगर हम इसको थोड़ा ना एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे अप्रोच के साथ पढ़ें, तो कितना आसान हो जाता है। ये अदर फैक्टर्स है, जैसे कि ये किसकी वजह से होगा? ये PR की यानी रिलेटेड गुड्स की वजह से होगा, या इनकम की वजह से होगा, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या एक्स्ट्रा ये। अब ये जो अपवर्ड शिफ्ट होता है ना, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और नीचे आता हूं। ये जो अपवर्ड शिफ्ट है, इसको इंक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं, डिमांड में इंक्रीज होना। और ये जो डाउनवर्ड शिफ्ट है, इसको बोलते हैं डिमांड में डिक्रीज होना। और किसकी वजह से होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें, अगर मैं एक बार फिर से यही बात लिखूं, फिर से मैं रिपीट करूं, फिर से मैं यहां से PXPRYTE POSD, तो ये इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अदर फैक्टर्स। और ये जो हिस्सा है फर्स्ट जो इसका पार्ट है, इसको बोलेंगे प्राइस। तो ये जो मूवमेंट होगा, एक्सटेंशन होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, या इसको आप कह लो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये किसकी वजह से होगा? ये होगा इस पहले पोर्शन प्राइस की वजह से। यहां पे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, यहां अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब इस तरफ आ जाओ, PXPRYTE POSD, तो ये जो चेंज होगा ये अदर फैक्टर्स की वजह से होगा, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा। अब ये बताओ, इसमें से कोई डाउट हो तो मुझे रोक के अपने डाउट पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो डाउट पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, बीनू ने बोला नो सर, एंड बाकी लोग भी। मैं यही मानकर चलूंगा कि आप लोग कुछ नहीं पूछ रहे, तो यानी आप लोगों को चीजें समझ में आ रही। ये तो था पूरा डिमांड का रिवीजन। ठीक है, अब एक बार रिवीजन करा दूं मैं कार्डिनल चैप्टर का। हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। हम लोग रोज कुछ ना कुछ हम लोग रोज कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, और उस कंजम्पशन पे कुछ ना कुछ तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, इसमें ध्यान से देखना, इसकी दो अप्रोच होते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमें दो चैप्टर अलग अलग, जिसको हम टू अप्रोचेज बोल सकते हैं। सो ये अलग अलग टू अप्रोचेज क्या है? एक है आपका कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इस चैप्टर को हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में मैं थोड़ा कम बता पाऊंगा अगर कोई बच्चा हिंदी का हो तो, क्योंकि ना आप सबको जो एमकॉम एंट्रेंस होगा या यहाँ से जो भी आपकी स्टडी होगी, चाहे कोई एमबीए करेगा, अब देखो हिंदी भूल जाओ लिटरली, क्योंकि हिंदी में कोई एंट्रेंस नहीं आता, कोई एग्जाम नहीं होता मास्टर्स लेवल पे। तो इसको वैसे बोलते हैं हिंदी में, अगर किसी ने हिंदी में अब तक पढ़ा हो तो उसके लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, इसको बोलते हैं गणनावाचक विश्लेषण। यानी इसमें बेसिकली जो भी एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, एक सेटिस्फेक्शन डेराइव कर रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। लाइक हम उसको नंबर दे सकते हैं कि हम एक समोसा खाया, हमने 10 यूटिल मिला या 20 यूटिल। तो ये जो नंबर्स है, इसको हम यूटिल्स बोलते हैं, और हम इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो यूटिल्स होता है, ये हाइपोथेटिकल होता है, नकली होता है, अजम्पशन बेस्ड होता है, यानी कि इसको हम मान सकते हैं। ये हाइपोथेटिकल होता है, ये नहीं कि आप मैंने 10 क्यों मान लिया सर, हमारी बुक में तो 100 लिखा है। कोई नहीं, 100 मान लीजिए, आप 5 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, आपकी मर्जी है। पूरी तरह से हाइपोथेटिकल, काल्पनिक होता है। ठीक है। और एक बात और बता दूं यहां पे, आगे बढ़ने से पहले, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? हु वाज द प्रोपाउंडर? हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आ जाते हैं दाईं तरफ। ये तो हमने पहला पोर्शन पढ़ा, जिसको मैं थोड़ा भी और डिटेल में लेकर चलूंगा। वैसे ये चैप्टर हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी। और ये दूसरा चैप्टर जो आज का डिस्कशन का विषय था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से क्लास हमारा फ्लो टूट गया था, तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बार रिवीजन करा दूं, आप लोग एक तरोताजा हो जाओगे, एंड फिर हम आगे साथ में बढ़ेंगे। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड जो अप्रोच है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसका अजम्पशन क्या है, इसका प्रिमाइस क्या है? ये बेसिकली ये लोग ये मानकर चलते हैं, इसके जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? दे आर अज्यूमिंग, दे आर यूजुमिंग दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स, राइट? कि ये जो बकवास थ्योरी है, ये थ्योरी बिल्कुल अल्फ्रेड मार्शल साल में दी थी, ये बिल्कुल काल्पनिक है, इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उनका ये कहना था कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, सेटिस्फेक्शन को। कह रहे थे कि चलो ठीक है, ये आपने कहा कि भाई एक समोसा खाया 20 यूटिलिटी या 200 यूटिलिटी मिली, ये क्या बकवास थ्योरी है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप? ऑर्डर दे सकते हो, एक प्रेफरेंस बता सकते हो। इस प्रेफरेंस को हम रैंक भी बोल सकते हैं। एक रैंक दे सकते हो कि भाई हम एप्पल खा रहे हैं तो हमें सबसे अच्छा लग रहा है, तो रैंक 1 दे दिया। अगर हम ऑरेंज खा रहे हैं, हमें ऑरेंज सेकंड हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो उसको रैंक 2 दे दिया। तो ये एक प्रेफरेंस या ऑर्डर दे सकते हो कि हमें सबसे अच्छा ये लगता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन ये कहना कि हम एक सेब खाने से हमें इतनी यूटिलिटी मिलती है, ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी, हम इससे अग्री नहीं करते हैं। और ये किसने दिया था? ये इसके लिए बेसिकली वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन जो ज्यादा फेमस हुए, जो प्रोपाउंडर कहे जाएंगे, उसमें दो थे। प्रोफेसर जे आर हिक्स, प्रोफेसर जे आर हिक्स एंड एलन। एलन का फुल नाम मुझे याद नहीं, आप बुक से देख लेना। तो इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हिक्स एंड एलन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हिक्स एंड एलन का दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको तो हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे ही, अगर समय बचता है तो। लेकिन पहले जो मैंने ये चैप्टर करा दिया है आल्फ्रेड मार्शल साहब का, इसके लिए मैं 10 मिनट और लगाना चाहूंगा, ताकि आपको थोड़ा एक बेस बनाकर फिर मैं अगले चैप्टर पर चल सकूं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये आपके सामने, ये रिवीजन का बहुत हद तक पोर्शन हमने कवर किया। अब मैं एक बार जल्दी से, ये जो पहला टॉपिक है, पहली जो अप्रोच है, जिसको हम बोल रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, जो कि प्रोफेसर मार्शल का है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये मार्शल साहब की बात को हम दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं। पहले इन्होंने, सबसे पहले हमें ये याद करना होगा कि इन्होंने हमें अजम्पशन क्या क्या बताया था।
what are the different assumption on the basis of which we can derive this theory? तो इसमें इन्होंने बताया था कि सबसे पहले कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किसी भी कमोडिटी को जब कंज्यूम करेंगे तो उसको वो कार्डिनल नंबर में मेजर्स कर सकते हैं. दे कैन मेजर देयर यूटिलिटी इन नंबर्स, इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 10, 20, 40, 50, 100, व्हाटएवर. ठीक है. दूसरी बात इन्होंने कहा था कि ऑल कमोडिटीज आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. हाँ, बहुत जो कमोडिटीज होते हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं. जैसे कि टी एंड कॉफी आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. टी एंड कॉफी को हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को चाय नहीं मिलता ना, तो वो लोग कॉफी पीना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन ये सब्स्टिट्यूट जरूर है. ऐसे गुड्स को बोलते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. ठीक है, इस पे हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. ऊपर ऊपर से देख लो, आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें. अच्छा, लेकिन ये कुछ जगहों पे ये लॉ फेल भी हो जाते हैं. जैसे एबनॉर्मेलिटी है, जैसे कोई ड्रंकर्ड है, कोई ऐसा इंसान है. इसके मैं थोड़ा एक्सेप्शंस की बात कर लूंगा. एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस में जैसे जो ड्रंक है, जो ड्रंकर्ड है, जो शराबी व्यक्ति है, वो कोई जरूरी नहीं कि वो थोड़े में सेटिस्फाई हो. जैसे जैसे लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है. इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एवरी सक्सीडिंग यूनिट से घटने लगती है. जैसे मैं पहला समोसा खाऊंगा, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 20 के बराबर मिलेगी सपोज. दूसरा समोसा खाऊंगा तो मुझे जो एमयू मिलेगी वो 20 से कम मिलेगी, 18 या 15 मिलेगी. और तीसरी जब समोसा मैं कंज्यूम करूंगा तो शायद मुझे एमयू 5 मिले. और चौथी पे शायद मैं बोलूं कि भाई रहने दे, मैं तो मेरा बिल्कुल फुल हो चुका है, पेट अब मैं नहीं खा सकता. तो जो चौथा समोसा मैंने खाया तो वो शायद मेरी यूटिलिटी 0 हो गई और 5वें पे मेरी यूटिलिटी नेगेटिव हो गई कि भाई तुमने इतना खिला दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई. ठीक है. अब ये एमयू का टोटल करते हो, सिग्मा एमयू तो हमारा टीयू निकलता है. सिग्मा एमयू इक्वल्स टू टीयू. तो ये 20, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 5 40, 0 ऐड करोगे 40 और माइनस 35. यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो टीयू में देखोगे तो बढ़ेगी, लेकिन ये घटती दर से बढ़ेगी. और एमयू क्या है? डिमिनिश होती है. डिमिनिश मतलब कम होना. कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की अधिक इकाइयां लेते हो तो उसकी यूटिलिटी कम होने लगती है, उससे सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने लगता है. लेकिन ड्रंकर्ड पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता. ये एक्सेप्शन है. जो शराबी लोग होते हैं वो क्या पता, जो पहला पैग, देखो मुझे प्रैक्टिकली तो नहीं पता, लेकिन जो किताब में लिखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो ड्रंकर्ड होते हैं जब वो पहला पैग लेते हैं, ये मान लो कि ये पहला पैग है, तो वो चाहते नहीं दूसरा पैग और लेके वो और ज्यादा मदहोश होते हैं. वो बोलते हैं और पीऊंगा मैं. तो वो तीसरा पैग लेते हैं तो वो बोलते हैं और पीऊंगा मैं 1 गिलास. तो वो 3, 4, 5 गिलास शराब पीते हैं और उनकी जो एक कॉन्शियसनेस है ना, जो एक बौद्धिक जो क्षमता है वो खोती चली जाती है. वो एक नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं. इसलिए इन पे ये रूल लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट्स लेते हो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल और ज्यादा आपको उस चीज को डेराइव करने का मन करता है. तो यानी आपकी एमयू घटने की जगह उल्टा इंक्रीज होने लगती है. तो ये इसका पहला एक्सेप्शन है. दूसरा, रेयर कलेक्शन. कुछ लोगों को आदत होती है कि रेयर पेंटिंग्स या कलेक्शन, या जो पुराने सिक्के हैं रेयर कलेक्शन, या पुरानी पेंटिंग्स है रेयर कलेक्शन में, या गांधी जी का चश्मा, गांधी जी की धोती, ऐसे जो कुछ लोग ऐसी चीजों को करोड़ों में खरीदते हैं. बिडिंग में बोली लगती है उनकी, उनकी बिडिंग होती है प्रॉपर. और कुछ लोग ना रेयर कलेक्शन करके, उनका शौक होता है. मान लो पैसे वाले लोग हैं, उनको कलेक्शन करने का शौक है कि मेरे पास तो गांधी जी का चश्मा है, मेरे पास तो चंद्रशेखर आजाद का वो बंदूक है जिससे उन्होंने अंग्रेजों से फाइट किया था, या भगत सिंह का वो बंदूक है. तो यानी वो रेयर कलेक्शन को अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं. पुराने सिक्के हो गए. तो ऐसे चीजों की जो सेटिस्फेक्शन है वो कभी कम नहीं होती. वो हमेशा ही वो क्या चाहते हैं कि मैं और कलेक्ट करूं, मेरे पास और सिक्के आ जाएं, और मेरे पास गांधी जी का अगर चश्मा है तो मेरे पास भगत सिंह की बंदूक भी आ जाए. मैं थोड़ा और अपने आप को दिखाऊं कि मेरे पास इस चीज का भी कलेक्शन है, मेरे पास इस चीज का भी कलेक्शन है. कुछ लोगों को शौक होता है विंटेज कार कलेक्ट करने का. विंटेज कार आपको पता है? मुझे विंटेज कार के बारे में क्या है कि जो पुरानी कार है ना वो नए स्वरूप में पेश करना, और ये करोड़ों की आती है.
अभी धोनी साहब ने अपनी पत्नी को 11वीं एनिवर्सरी पे एक विंटेज कार गिफ्ट किया, उसका बहुत कीमत है, शायद 40-50 लाख रुपए या पता नहीं कितने का है, काफी महंगा है। तो इन पे ये लॉ लागू नहीं होता, दिस लॉ विल नॉट अप्लाई ऑन दीज गुड्स। एंड थर्ड एक्सेप्शन क्या है? थर्ड एक्सेप्शन है इंक्रीज यूसेज, इसको छोड़ दो फिलहाल। तो ये कुछ बातें थी जो हमने देखी। इसके बाद इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ, जो मैंने अभी बताया अभी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये बता दो। और टोटल यूटिलिटी क्या है, पहले इसका डेफिनेशन समझाओ हमें एक एक करके। हमें ऐसे एकदम भागने में ना कुछ चीजें छूट जा रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हमें बिल्कुल बेसिक से बताओ। तो ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं। सबसे पहले डिमिनिश का मतलब होता है डिक्रीज होना। यानी कि कहने का मतलब, इस लॉ का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट्स लेते हैं, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगती है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल, सबसे पहले एमयू क्या है और टीयू क्या है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एमयू क्या है? एव हर एक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्येक अतिरिक्त वस्तु से जो मिलने वाली उपयोगिता होती है। इंग्लिश में व्हेन वी डिराइव यूटिलिटी फ्रॉम ईच यूनिट, फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट, आप ऐसे कह सकते हैं। अब बुक में ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन देख लेना। और टोटल यूटिलिटी क्या है? इसका समेशन होता है। जब हम एमयू को टोटल करेंगे तो हमारा वो टीयू कैलकुलेट हो जाएगा, सिग्मा एमयू इक्वल्स टू टीयू। अब इसको ऊपर मैंने चार्ट बनाया भी था, मैं दोबारा बना देता हूँ। एक तरफ यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, दूसरी तरफ एमयू, और तीसरी तरफ टीयू। यूनिट्स क्या है? 1 2 3 4 5। ये मान लो समोसा है या कोई भी वस्तु है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो मान लो पहले ही जो समोसा है उससे आपने 20 के बराबर यूटिलिटी डिराइव किया, दूसरा से 10, तीसरे से 0 की भैया अब मुझे नहीं चाहिए। फिर भी आपके दोस्त ने जबरदस्ती खिला दिया तो आपको इससे नेगेटिव में यूटिलिटी चली जाएगी। मान लो पांचवा आपने कंज्यूम ही नहीं किया। और इससे टीयू क्या होगा, इसको ऐड कर दो, 20, 20 + 10 30, 30 + 0 30, एंड 30 - 5 25। अब यहाँ पे देखो, जो आप जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई लेते हो, पहले एक समोसा खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगती है। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मतलब कम होना। और एमयू मतलब क्या होता है? एमयू का डेफिनेशन फिर से बता दूं, व्हेन यू कंज्यूम एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड उससे जो भी आपको सेटिस्फेक्शन डेराइव होती है उसको बोलते हैं एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। और टीयू क्या होता है? टीयू होता है इसका टोटल। जब हम एमयू को टोटल करेंगे, पहले 20, फिर 20 में 10 ऐड किया 30, फिर 30 में 0 ऐड किया 30, तो जब हम एमयू को टोटल करते हैं तो हमारा सिग्मा एमयू क्या हो जाता है? टीयू हो जाता है। ये सारी बातें आपको पता है, मैं बस एक बार रिकॉल करा रहा हूं। और ध्यान से देखना, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं गॉसेंस फर्स्ट लॉ। गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। गॉसेन का प्रथम नियम, गॉसेन का पहला नियम। ये एक अर्थशास्त्री थे, और जाहिर सी बात है नाम से ही अर्थ मिलता है कि ये कोई अंग्रेज होगा, इसलिए इनका नाम ऐसा है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आती है। अब इसका एक बार डायग्राम जल्दी से देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। एक बार जल्दी से डायग्राम, डायग्राम का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों बनाना पड़ेगा। ऊपर पार्ट ए और नीचे पार्ट बी। इस पे आपको दिखाना है एमयू, और ये आपका एक्स एक्सिस, इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, और इसको वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एमयू दिखाओगे और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे कि जो भी कम्युनिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। कि जब आपने पहला समोसा खाया तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आप बना दोगे टीयू, इसके जस्ट नीचे। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा टीयू, और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ क्वांटिटी, पहला समोसा, दूसरा, तीसरा और चौथा, बिल्कुल सामने सामने होना चाहिए ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। अब मान लो कि जब ये जो एमयू है ये कैसा होता है, ये डिक्लाइन होता है, ये ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, ऐसे आते हुए, थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया, थोड़ा सीमेंट लगा देते हैं। ये तीसरे यूनिट पे जीरो हो गया है। ये हमने ऊपर टेबल बनाया था ना, इसके बेसिस में बनाना चाह रहा हूँ, एक बार मैं दिखा दूं। ये पहले पे 20 है, दूसरे पे 10 है, तीसरे पे 0 है, चौथे पे -5। 20, 10, 0 और -5। तो मान लो ये जो पहली यूनिट है, कहाँ गया पहला यूनिट, ये रहा। पहली यूनिट पे एमयू मान लो 20 के बराबर है, ये 20 है मान लो। दूसरे पे कितनी है, ये रहा दूसरा, दूसरे पे है 10। इस लाइन को मैं दोबारा डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आप सिर्फ इस लाइन को देखना है, इस वाली लाइन को। नहीं तो फिर मुझे रबड़ लेना पड़ेगा बैकग्राउंड में जाके। और तीसरे पे क्या है, तीसरे पे 0 है, ये रहा तीसरा यूनिट। और चौथे पे क्या, चौथे पे है आपका -5, चौथे पे -5। अब इसी से आपको टीयू बनाना पड़ेगा। अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा बना दिया, आई एम रियली सॉरी गाइस। ये यहाँ पे टीयू आता है और नीचे आता है एमयू, मैं बिल्कुल भूल गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कराया था। और थोड़ा इसमें करेक्शन भी करना था, तो चलो दोबारा करते हैं, दोबारा करते हैं साफ साफ। कभी कभी ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, हो जाती है, चलो। आप लोग भी सोच रहे होगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, उल्टा क्यों करा रहे हैं। और ध्यान देना, एमयू जो बनेगा ना, उसमें एक बात और ध्यान देनी है हम लोग। ऊपर तो पीयू रहेगा, और इस पे रहेगा यूनिट्स। एक समोसा, दो समोसा, तीन और चार, सपोज 4 यूनिट्स है तो इसको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्स, यूनिट्स। अब जो एमयू बनता है ना, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे भी बनेगा, क्यों, क्योंकि आपका ये पॉइंट नेगेटिव पे भी जाएगा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, आपको पता ही है। तो नीचे एमयू आएगा, और इसके जस्ट नीचे रखना आप यूनिट्स, ये पहला, इसके जस्ट सामने दूसरा, इसके जस्ट सामने तीसरा, और इसके जस्ट सामने चौथा। अब जो एमयू है ना, वो 20 से लेके कितने पे आ रहा है, और यहां से काटना है इसको 0 होते हुए, हाँ ऐसे। पहले पे 20 है, यहाँ पे लिख दो 20, दूसरे पे 10 है, यहाँ लिख दो 10, यहाँ लिख दो 10, तीसरे पे 0 है, और चौथे पे क्या है, चौथे के सामने लिख दो -5। अब देखना इसके जस्ट जो एमयू बनेगा ना, सॉरी टीयू, वो जस्ट इसके ऊपर बनना चाहिए, ऐसे ऐसे आते 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 आते, ये टॉप हो गया। थोड़ा ऊपर करके दिखा दूंगा ये। और ये तीसरे के सामने बिल्कुल आपका टॉप होना चाहिए, ये टॉप पॉइंट, और इसके बाद फिर आपका जो टीयू है वो गिरना चाहिए, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से कैसे करोगे, इसको एक मैच करोगे, इस पॉइंट को नीचे तक लेके आओगे। अब इससे आपको ये समझना है, जब एमयू 0 है तो टीयू क्या है, तो टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। मैक्सिमम पॉइंट 20 था ना। और जब एमयू डिक्लाइन होता है तो टीयू बढ़ता तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ये पहला स्टेज। दूसरा, जब एमयू 0 होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो टीयू आपका मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। और जब एमयू नेगेटिव हो जाता है, ये देखो 0 से भी नीचे, जब एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू डिक्लाइन करने लगता है, टीयू डिक्रीज होने लगता है। तो ये इसका पूरा स्टेज है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ रिकॉल कर रहे होंगे। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हमने बिल्कुल अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर में कार्डिनल में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल वाले चैप्टर में। अब अगला है कंडीशंस क्या होता है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर
इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बता दीजिए। उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस है। तो शर्तें जानने से पहले ये देख लीजिए कि इसको हम दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में समझेंगे। एक है सिंगल कमोडिटी केस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन वी आर एज्यूमिंग दैट ही इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी, सिंगल और वन कमोडिटी केस। और दूसरा है टू और मोर कमोडिटी, टू और मोर कमोडिटी। ठीक है, ये जो टू और मोर कमोडिटी है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ऐसी जब हम दो या दो से अधिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है उसका प्रोपोर्शन इक्वल हो जाता है। तो दोनों की कंडीशन हम एक एक करके देखते हैं। फिर मैं कंडीशन बताऊंगा, एक बार एक्सप्लेनेशन में आपको इसका नोट्स मैंने भेज रखा है, उससे पढ़ लीजिएगा ताकि हम थोड़ा ना और आगे बढ़ पाए जल्दी से। कंडीशंस, तो जब सिंगल कमोडिटी यूज करते हैं तो उसका कंडीशन क्या है, सिंगल कमोडिटी या फिर वन कमोडिटी के केस में, पर जल्दी से, तो इसका है पी एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल्स टू एम यू एक्स अपॉन एम यू एम। इसी को आप ऐसे भी लिखते हो, ध्यान से सुनना। आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है कि सर इसका तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू एम, दोनों ही सही है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ किसी गुड्स के और उसके प्राइस के प्रोपोर्शन के बराबर भी होता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूला सही है कंडीशन का, दोनों में कोई भी आ जाए आप उसको सही मानो। ठीक है, ये तो था सिंगल कमोडिटी केस में। अब हम करते हैं मल्टीपल कमोडिटी केस या फिर टू और मोर कमोडिटी, टू और मोर कमोडिटी। इसको फिर से बता दो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, इस पे क्वेश्चन बनता है इक्वल मार्जिनल, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इसको एक और नाम से जानते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं टू और मोर कमोडिटी केस, टू और मोर कमोडिटी केस, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं गॉसेंस का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन, सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन, गॉसन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। सेकंड लॉ ऑफ व्हाट, सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो आपने अब तक पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीजें, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मतलब पढ़ाएगा, पढ़ा सकता है कोई टीचर, लेकिन इतनी रिसर्च के साथ, इतनी तैयारी के साथ। देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने आने से पहले मैं पढ़ के आ रहा हूँ, और मैंने देखो मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये सब चीजें अच्छी तरह से रटी हुई है। बट फिर भी मैं कि आपको बिल्कुल एक कम समय में ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे पाऊं, उसके लिए मैं होमवर्क भी करके आता हूँ। और देखो जब तक, अब मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम क्यों रखा सेशन, क्योंकि दोनों टाइम नहीं रखेंगे तो हम कोर्स इतना बड़ा है ना, हम उसको 5-6 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बहुत टाइम क्लासेस रखा हुआ है, इसका आप लोगों को बेनिफिट उठाना चाहिए और आप लोग इसको अच्छे से करो। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ना, इसकी कंडीशन क्या है, तो आप ये कंडीशन जो है पिछले से मिलती जुलती है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो एम यू एम इक्वल्स टू, सिंगल में क्या था, सिंगल में था एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे एक ही वस्तु का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब हम दो या दो से अधिक वस्तु, तो क्या करेंगे इसको, एम यू एम इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइड बाई प्राइस, यानी इसका प्रोपोर्शन इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और अगर तीन वस्तु है तो एम यू जेड अपॉन पी जेड, इसके प्रोपोर्शन के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है। ये बस ये कंडीशन है। ये थ्री कमोडिटी केस हो गया, तो दो से अधिक भी हो सकता है, इट कैन बी मोर देन टू। ओके, अब ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया।
ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब मैंने आपको पहले भी करा रखा था इसका पूरा क्वेश्चन आंसर का सेट, लेकिन मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब जो सेशन होगा वो इंटरेक्टिव होगा। इंटरेक्टिव मतलब आपसे मैं पूछूंगा और आप मुझे जवाब भी देंगे, और नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे भी। तो अब भले हम लोग रिकॉर्डिंग में है, लेकिन आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। पहले मैं पूछूंगा, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दे ही रखा है। किसी बच्चे के पास ना हो तो मैं एक बार आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। जो एग्जाम में आपको एमसीक्यू आते हैं, मैं 5 एमसीक्यू आपसे पूछ रहा हूँ, जो अलग अलग ईयर्स में आपसे डीयू वालों ने पूछे हैं या जामिया वालों ने पूछे हैं। बिल्कुल यहाँ पे डीयू का भी आपको मिलेगा, जामिया का भी मिलेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का भी मिलेगा, ताकि आप सिर्फ एक पे भरोसा नहीं करोगे। आप अगर बहुत सिंसियर हो तो आप जामिया से भी कर सकते हो, डीयू से भी कर सकते हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिल पाए, अगर आपको आपकी पारिवारिक स्थिति अलाउ करे, आपको आपकी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन अलाउ करे, तो आप लोग रेगुलर एक बार एमकॉम 2 साल का करके देखना। आप बिल्कुल चेंज पर्सनैलिटी बन जाओगे, आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा ना, आप मार्केट में काम ढूंढने जाओगे, आपको काम आसान से मिलेगा। पहली बात। और दूसरी बात कि कैंपस में कंपनियां भी आती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडेज क्लास, कि व्हेन एमयू, ध्यान से देखना, व्हेन एमयू इज नेगेटिव, व्हेन एमयू इज नेगेटिव, देन टीयू क्या होगा? जब एमयू नेगेटिव होगा तो टीयू पे क्या फर्क पड़ेगा? टीयू इंक्रीज होगा, या फिर, हाँ जी मैम बता सकती हैं आप, और मैं चाहूंगा आप लोग जवाब दीजिए। सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज। ओके मैं, यस सर, ओके डिक्रीज होगा। ये तीसरा जीरो, और चौथा ऑप्शन है नेगेटिव। डिक्रीज होगा सर। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने मैम, द राइट आंसर इज डिक्रीज। अब हाँ, आप लोग ना जैसे आंसर देने के बाद अपना माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मेरी आवाज मुझे ही रिपीट हो रही है, तो कहीं वो हमारी रिकॉर्डिंग खराब ना हो जाए। आप लोग जवाब देके और एकदम तुरंत माइक ऑफ कर दीजिएगा, ताकि हमारी रिकॉर्डिंग में ज्यादा डिस्ट्रप्शन ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो दूसरा क्वेश्चन भले मैंने कराया ना हो, देखो यही होता है ना, चैप्टर पढ़ाने के बाद भी आपको लगेगा सर ये तो आपने बताया ही नहीं। तो ऐसा होगा देखो, क्योंकि ये मैं इतनी बिल्कुल ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो एक एक चैप्टर में 2-2 3-3 दिन लगेगा, और इतना हमारे पास समय है नहीं। और ऐसा भी नहीं कि आप लोगों ने कुछ पढ़ नहीं रखा, आप लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस was introduced या डेवलप्ड बाय whom? इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आपके पास 4 ऑप्शन है। सर ऑप्शन, अल्फ्रेड मार्शल। अरे वाह, बिना ऑप्शन सुने ही आपने बिल्कुल सही जवाब दे दिया। वैसे मैं आप ऑप्शन दे दूं, पहला रॉबिन्सन था, दूसरा कीज था, जेम कीज, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ये भी। एक और इनको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर। तीसरा, वैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन को बोला जाता है, बताना एक बार। हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम एडम स्मिथ को। स्मिथ। बिल्कुल सही, एडम स्मिथ साहब को बोला जाता है। लेकिन ये राइट आंसर क्या है जो मैम ने बोला? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था कंज्यूमर सरप्लस। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी आपने सही जवाब दिया, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट था। कोई टॉपिक मेरे डिस्कशन में छूट जाए तो एक बार आप लोग स्वयं भी गूगल कर लेना, नहीं तो मेरे से जब मैं जिस दिन डाउट सेशन रखूंगा उस दिन पूछ लीजिएगा आप लोग। अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स, ये टू गुड्स का केस आ गया। अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स, एक कंज्यूमर टू कमोडिटी केस आ गया ना। कंज्यूमिंग टू गुड्स, वो दो गुड्स का उपयोग करता है। वैन, अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन, when mu of expenditure, when mu of expenditure, सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैंने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए। एक बार ध्यान से मैं दोबारा लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स, अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग टू गुड्स,
दो गुड्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, विल बी इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, विल बी इक्विलिब्रियम, वो कब होगा इक्विलिब्रियम में, व्हेन व्हेन mu from both goods, mu from both goods are, अब चार ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए बी सी डी। वैसे आपका आंसर मुझे लग रहा है कि सही होगा यहाँ पे भी। मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव यहाँ लिखता है मैक्सिमम, यहाँ लिखता है मिनिमम, मिनिमम, तीसरा है इक्वल, और चौथा है सर जीरो। इक्वल। इक्वल बिल्कुल 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 सही बोला मैम आपने। देखो इसका क्या है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। जब टू गुड्स का आप यूज करते हो तो आपका फॉर्मूला होता है एम यू एम इक्वल्स टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। यहाँ देख रहे हो, यहाँ जो यूटिलिटी है उसका प्रोपोर्शन इक्वल होता है, दैट्स व्हाई इक्वल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है यूटिलिटी विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन एमयू ऑफ एक्सपेंडिचर इन ईच डायरेक्शन ब्रिंग्स, एक मिनट छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 मैं अलग एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। टीयू विल बी मैक्सिमम व्हेन एमयू ऑफ द प्राइस आर, एक बार फिर से देखना, टीयू विल बी मैक्सिमम, टीयू विल बी मैक्सिमम व्हेन एमयू, चार ऑप्शन है, 1 2 3 और 4, क्या है सर जीरो। जीरो। ये हुई ना बात, मतलब इसको बोलते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब बिना आपको ऑप्शन देखे ही आप लोग सही बता रहे हो। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो भी बताइएगा, यहाँ पे जीरो ऑप्शन में था, 1 था, 2 था या नॉन था, तो ये 2 और ये तो बकवास ऑप्शन था, और नॉन में भी कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो ये जीरो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये इन्होंने ऑप्शन ही इतना बकवास दिया था कि कोई भी बच्चा आराम से इसको सही आंसर लगा के आ जाता है एग्जाम में। So दैट इज नॉट द बिग डील, है ना। आप लोग जब एक बार प्रैक्टिस में आओगे ना तो आप लोग डेफिनेटली इसको सही कर पाओगे। अब ये पांचवा क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ना, ये आपको पहले से नहीं पता है, और मैं इसमें आपको बताया भी था, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा उस बात। मैंने आप सबको गूगल करने को दिया था होमवर्क जब मैं पिछली बार क्लास के सेशन ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एट पॉइंट ऑफ satiety, at point of satiety, at point of satiety for commodity, for a commodity, at point of satiety for a commodity, the mu is, the mu is, इसका mu क्या होगा, ऑप्शन है ए नेगेटिव, ऑप्शन बी क्या है पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव लिख दूं नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन सी है जीरो, एंड ऑप्शन डी क्या है हाई पॉजिटिव। सर जीरो। अरे वाह, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन आपने ये बताओ, ये तो मैंने बताया नहीं था, आपने ये कैसे, ये तुक्का मारा या फिर कुछ आपने कॉन्सेप्ट लगाया? नहीं सर, पढ़ा था। ओके, एट पॉइंट ऑफ सेस्टिटी, सेस्टिटी वाले पॉइंट पे क्या होता है, जब भी सेस्टिटी का पॉइंट आता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एमयू हमेशा जीरो होता है, वहां पे आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो होता है। एक बार इसको गूगल कर लेना दोबारा से। जहां तक मुझे सेस्टिटी का पॉइंट याद आ रहा है, सेस्टिटी मींस अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर इज प्रेफरिंग मोर गुड्स ऑफ अ कमोडिटी। जैसे मान लो आपके पास चार ऑप्शन है, तो कंज्यूमर यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस चूज करता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस या सेस्टिटी शायद सेम होता है, एक बार आप चेक कर लेना थोड़ा, फिर मुझे बताना, क्योंकि मुझे अभी उतना याद नहीं है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। लेकिन मैंने पिछली बार जब आपको पढ़ाया और मुझे ध्यान नहीं था तो मैंने
देखा था गूगल पे, तो ये आंसर मिला मुझे कि जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है उसमें मान लो आपके पास 3 बंडल्स है या ऑप्शंस हैं ए बी सी। एक में आपको मिल रहा है 1 सेब और 4 ऑरेंज, 1 एप्पल एंड 4 ऑरेंज। दूसरे मिल रहा है 2 एप्पल एंड 5 ऑरेंज। और तीसरे मिल रहा है 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंज। तो कंज्यूमर हमेशा ही इस ऑप्शन को चूज करेगा, मूड वाले ऑप्शन को, क्योंकि कंज्यूमर को क्या लगता है कि ज्यादा ही बेहतर है, ज्यादा जिसमें हमें ज्यादा यूनिट्स मिलेगा, दैट विल बी मोर प्रेफर्ड टू द कंज्यूमर्स। तो इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं और इसी को पॉइंट ऑफ सेसिटी बोलते हैं। और इस पॉइंट ऑफ सेसिटी पे कंज्यूमर की एमयू जीरो हो जाती है, यानी अब इसको और कोई विकल्प नहीं चाहिए। जब कंज्यूमर की एमयू जीरो होती है वहां पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, टीयू उसकी मैक्सिमम हो जाती है। अब इससे ज्यादा कोई अगर ये पॉइंट चूज करेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी एमयू नेगेटिव में चली जाएगी और टीयू उसका फिर गिरने लगेगा, टीयू विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। बाकी आप लोग भी एक बार अपने लेवल पे पढ़ के आना और मुझे बताना। आप लोग भी तो रिसर्चर्स हो ना भाई, मास्टर्स में आ गए आप लोग, तो आप लोगों को अपने स्टडी का जो अप्रोच है वो चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा आपको रिसर्च भी करना है। और आपको, अगर आप मान लो बीइंग अ टीचर, अगर आपको अभी मैंने पहले भी बताया था, अगर आसपास कोई टीचिंग कर रहा हो, इन कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हो, 11th 12th के बच्चों को आप आसानी से पढ़ा सकते हो, बीकॉम के बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। तो यानी आप ये काम भी कर सकते हो और उसके लिए फिर आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अब तक का हमारा रिवीजन था 2 चैप्टरों का, जो मैंने पहले भी करा रखा था। लेकिन एक बेस बनाने के लिए हमें ये जरूरी था कि हम एक बार पहले की चीजों को चर्चा कर लें। अब आज जो टॉपिक है वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। बेसिकली जो ये चैप्टर है ये हमारे आज की क्लास से शुरू हो रहा है। पहले भी मैंने एक क्लास लिया था लेकिन इसमें मैंने बहुत थोड़ी सी चर्चा की, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि ऑर्डिनल चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये किसने प्रोपाउंड किया था? इट इज प्रोपाउंडेड बाय, कोई बोलना चाहेगा? सर हिक्स एंड एलन। बिल्कुल सही, प्रोफेसर जे.आर. हिक्स एंड एलन। साहब का पूरा नाम मुझे याद नहीं है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स एंड एलन ने ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया था। अब इनका अजम्पशन क्या था? इनका अजम्पशन था, इन लोगों ने ना अल्फ्रेड मार्शल साहब के जो थियरी थी कार्डिनल यूटिलिटी, उनका खंडन किया था, उनका विरोध किया था कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा बकवास सा कॉन्सेप्ट है कि हम किसी कमोडिटी को यूटिलिटी में मापेंगे। कोई 100 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है। दिस इज नॉट द राइट वे टू टू सी द कॉन्सेप्ट, टू सी अ पर्टिकुलर फिनोमिनन। किसी फिनोमिनन को, किसी कॉन्सेप्ट को इस तरह से देखना ये राइट अप्रोच नहीं है। हाँ, अगर आप किसी कम्युनिटी को इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके प्रेफरेंस हो सकते हैं कि हाँ भाई मुझे एप्पल ज्यादा पसंद है तो आई एम प्रेफरिंग रैंक 1, या मैं सबसे ज्यादा प्रेफर इसको कर रहा हूँ, फिर रैंक 2, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3। तो ये आपके प्रेफरेंस तो हो सकते हैं, लेकिन उसको बोलना कि इससे मुझे 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इससे 20 मिलेगी, इससे 100 मिलेगी, इसको इन्होंने खंडन किया था। इन्होंने बोला था कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे टू सी द थिंग्स, राइट। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में अजम्पशंस लिखवा दूं, इस कॉन्सेप्ट के अजम्पशंस क्या क्या थे। अजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल थ्योरी या फिर ऑर्डिनल एनालिसिस के, अरे क्या हो रहा है ये, कभी कभी ये जो है ना मार्कर इसका बहुत सेंसिटिव होता है ना, एकदम से कुछ होने लगता है, थोड़ा भी इधर उधर हो जाए। पॉइंट नंबर 1, पहला है ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी कि यहां पे आपका पहला अजम्पशन क्या है कि जो यूटिलिटी है उसको आप रैंक दे सकते हो, उसको आप ऑर्डर दे सकते हो, उसको आप कार्डिनल नंबर्स नहीं दे सकते, उसको आप 10 20 30 ये नंबर्स नहीं दे सकते। ये पहली अजम्पशन है। दूसरा, पॉइंट नंबर 2, कंज्यूमर्स आर रेशनल। कंज्यूमर्स रेशनल होते हैं, यानी कंज्यूमर्स जो है वो पूरे होशो हवास में ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा प्रेफरेंस बेस्ट रहेगा। तो कंज्यूमर आर रैशनल बीइंग। कंज्यूमर एक समझदार व्यक्ति, ऐसा मानकर चलते हैं कि वो मूर्ख नहीं है, वो पुलिस नहीं है, वो ड्रंकर्ड नहीं है, क्योंकि लोग शराब के नशे में सही फैसले नहीं ले पाते ना,
कितनी बार आपने मूवीज में देखा होगा, शराब पिला दिया और जमीन के कागज पे साइन करा लिए, क्योंकि उस समय हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो होश है, हमारा जो एक तरीके से अवेयरनेस है, वो चली जाती है। सो कंज्यूमर आर रैशनल बीइंग। तीसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है, इसको देखते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया था वैसे। कंसिस्टेंसी मींस अगर मेरे पास 3 बंडल्स हैं ए बी सी, मैंने कहा कि मैं बंडल ए को प्रेफर कर रहा हूं, तो मैं इस बात पे अपने कायम रहूंगा। ऐसा नहीं कि कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, कभी बोला नहीं नहीं ऑप्शन ए सही है, फिर बोला नहीं ऑप्शन ए तो बकवास है, ऑप्शन बी सही है। नो, कंज्यूमर विल बी कंसिस्टेंट विद हिज डिसीजन। वो सोच समझ के डिसीजन लेगा और अपने डिसीजन पे कंसिस्टेंट रहेगा कि जो वो सिलेक्शन कर रहा है वो अपने बिल्कुल वो रैशनल माइंड से कर रहा है, क्योंकि कंज्यूमर एक रैशनल पर्सन है, तो उसका सिलेक्शन चेंज नहीं होगा। ही विल बी कंसिस्टेंट विद हिज डिसीजन, राइट। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है आपका ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है? ट्रांजिटिविटी में आपको मान लो कि 3 ऑप्शन है, ए बी और सी, और ए आपका बेस्ट ऑप्शन है बी से, सो ए इज बेटर देन बी, और बी सी से बेटर है तो बी इज बेटर देन सी, सो ए इज ऑलवेज बेटर देन सी। सो यहाँ पे ए जो है वो सी से बेटर होगा। ये थोड़ा मैथमेटिकल नोटेशन है कि जब ए बी से बढ़िया है और बी सी से बढ़िया है तो ए सी से बढ़िया ही होगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, या ये आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इस पे ज्यादा पॉन्डर ओवर नहीं करना है। लास्ट पॉइंट है आपका 5th, नॉन सेंसिटिविटी, जो मैंने अभी कराया था। नॉन सेंसिटिविटी मींस क्या? आपके पास 2 या 3 बंडल्स है, 3 ऑप्शंस हैं, एप्पल एंड ऑरेंज। एक साइड लिखते हैं एप्पल, एक साइड लिखते हैं ऑरेंज। ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है 1 एप्पल 2 ऑरेंज, ऑप्शन 2 में मिल रहा है 2 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज, ऑप्शन 3 में मिल रहा है 3 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंज। तो कंज्यूमर भी विल ऑलवेज प्रीफर ऑप्शन सी, बिकॉज यहाँ पे मोनोटोनिक प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या नॉन सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग वो जो है हमेशा ही उस ऑप्शन को चुनेगा जहां पे हमें ज्यादा मिलेगा। कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रीफर दैट ऑप्शन वेयर ही विल गेट मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, राइट। ये चीजें होंगी हमारी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो आज का डिस्कशन का सेशन अभी देखो, अभी भी हमारे पास 20 मिनट है, लेकिन मैं 5-10 मिनट आपसे बात कर लूं तब जाके मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए मैं अभी अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं और आप लोगों से थोड़ी बातें हो जाए। मैं रिकॉर्डिंग अब स्टॉप करने जा रहा हूं।